हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वेरियस क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो हमने देख लिया था। क्लियर है इतना? आज मैं देखूंगा कि अगर मैं लोड एसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाता हूँ, उसकी वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है कि न्यूट्रल एक्सिस क्या हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से पास होगी, वो भी चेक करेंगे कि सर न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रही थी, क्या वो भी हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से होगी, वो भी आज हम चेक करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, किस केसेज में बीम्स को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बोलते हैं। क्लियर है ना? आज हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग जुड़ गए हैं, सबको चीज़ें समझ आ रही हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, मज़ा तो आ ही रहा है, और अगर मज़ा आ रहा है तो मज़ा लेते रहो, इसी तरह पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। और अपने लॉकडाउन का सही से यूटिलाइज़ करो, सही से टाइम का यूटिलाइज़ करते रहो। और जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम की डेट आने लग गई है, तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू क्या रखना है, मेंटेन रखना है। और कंटिन्यूटी अगर आपकी मेंटेन रहेगी तो 100% आपका सिलेक्शन होना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट की बात रही, कंसेप्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारे कंसेप्ट को सीख लेंगे। ठीक है, अब मैं टाइम बढ़ाने वाला हूँ। आज ये भी अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ कि अब मैं एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर अपलोड करूँगा डेली का। क्लियर है ना? जैसा कि कुछ लोगों ने बोला भी था मैसेज करके कि सर अब टाइम एक्सटेंड कर दो, और ज़रूरत भी है टाइम एक्सटेंड करने की, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है। क्लियर है ना? तो अब हमारे 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चलेंगे। हो सकता है कुछ दिन के लिए मैं मैथ के लेक्चर अपलोड ना करूँ, बट ऐसा नहीं है, मैथ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मैं मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा। बट अब मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, और वो सब्जेक्ट सस्पेंस में रहेगा। उसके जल्दी से क्या है, वीडियो अपलोड होने वाले हैं। एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर्स अपलोड हुआ करेंगे। हो सकता है किसी दिन ऑफ भी हो सकता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं टाइम से क्या सारी चीज़ें अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो भी लोग नए चैनल में जुड़े हैं, पहले तो क्या करो, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप भी मज़ा ले सको औरों की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरा, कंटिन्यू अपनी लेक्चर्स देखते रहो, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो। जो लोग पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार्टिंग से 1 लेक्चर से स्टार्ट करो, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। हर एक कंसेप्ट आपको आसान लगने लगेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। जब तक हम बेसिक से नई चीज़ों को सीखेंगे तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है इतना? तो ये तो रही हमारी बात। और दूसरा, कोई भी अगर मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग क्वेरी करना चाहता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक का आईडी दे रखा है और टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग। ठीक है, एक टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये तो रही हमारी सारी बातें इंट्रोडक्शन टाइप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सर जब मैं लोड लगा रहा था उसकी वजह से मैंने देख लिया कि क्या क्या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब मैं एक डिफरेंट टाइप का लोड लगा रहा हूँ, जिसे बोल रहे हैं एसेंट्रिक एक्सियल लोड। सबको पता है एक्सियल लोड मतलब एक्सिस से पास होना चाहिए, लेकिन एसेंट्रिक है तो कुछ एसेंट्रिसिटी से पास हो रहा होगा, लेकिन एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। मैं अभी दिखाऊंगा कैसा होगा। उसका इफेक्ट अगर मैं देखना चाहता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो क्या होगा वो हमको चेक करना है। बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। लेक्चर सबको पता है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, सबको दिखाई दे रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इधर देखना, मैं देखना चाहता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखते रहना, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू एसेंट्रिक एक्सियल लोड। EAL का मतलब है एसेंट्रिक एक्सियल लोड। सब लोग नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है, इधर देखते हैं। मैं एक कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ, यहीं पर रिप्रेजेंट करूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है, इधर देखते रहना। और बहुत ही खूबसूरत का लेक्चर है आज, कंसेप्ट बहुत ही शानदार है, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ आए फिर भी समझने की कोशिश करना। सर समझ ही नहीं आ रहा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना कि कोई मैं कैंटिलीवर बीम ले रहा हूँ, थोड़ी बड़ी सी बीम लूँगा, ताकि हम सारी चीज़ें को इसी पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे और मज़ा आ जाएगा। इधर देखते रहना, ये कोई कैंटिलीवर बीम है, सबको दिखाई दे रही है।
और जैसा कि सामने से भी दिखाई दे रहा है कि क्या रेक्टेंगल सी नज़र आ रही है। बोला सर सर्कुलर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बनाना चाहो बना सकते हो, बाकी मैंने बोल दिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा रेक्टेंगल होगा। इधर से देख रहे होंगे, जब इधर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस पर एसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक एक्सिस बना देता हूँ। ये क्या एक्सिस सबको नजर आ रही होगी, बीच में से जाती है, इसको बोल रहे हैं क्या, ये इसकी एक्सिस है। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर सबको। मैं एक लोड लगा रहा हूँ एक्सियल लोड, वैसे तो यहाँ से पास होना चाहिए एक्सिस से, बट एक्सियल नहीं है, एसेंट्रिक एक्सियल है तो कुछ एसेंट्रिसिटी पे लगा होगा। मैंने बोल दिया यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, ये देखो बहुत खूबसूरत सा लोड है जिसको मैंने पी नाम दे दिया। बहुत अच्छे, मतलब कहने का इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या है, ये है ई। बहुत अच्छे। और मैं अगर बोलूँ कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, अगर ये यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है तो मैं d/2 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, d/2। अगर ये टोटल क्या है, इसकी डेप्थ है, तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल क्या है, इसकी डेप्थ ऑफ द बीम दे रखी है, इतनी एसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब मैं इस लोड को, जो पी लोड है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो पी लोड है, ये पी लोड क्या है, एसेंट्रिक एक्सियल लोड है। और इसके इफेक्ट देखेंगे अब हम, इफेक्ट, इसके इफेक्ट, दो इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी देखना कैसे, कि इस लोड को मैं एक्सिस पे चेक करना चाहता हूँ इस लोड को मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्सिस पे चेक करना चाहता हूँ। तो इसी के बराबर एक डमी लोड ले लो, जहाँ पे मैं इसे P1 बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और डमी लोड यहाँ पे P1 लिया है तो इसके अगेंस्ट में भी एक P2 होगा, जिनकी वैल्यू क्या होगी, P1 इक्वल टू P2 होगी, वो P के बराबर होगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख लो, टेक अ डमी लोड क्या, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू किसके बराबर, P के बराबर। अभी इसको मिटा देंगे, अभी मैंने मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू भी क्या है, P के बराबर है। बहुत बढ़िया। और ये वैल्यू भी क्या है, P के बराबर है। बहुत अच्छे। अब मैं चेक करना चाहता हूँ P2 और P का एक इफेक्ट, देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है सर। P2 और P का एक इफेक्ट देखूंगा तो ये इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेज हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस E इज कॉजिंग अ कपल एंड द कपल विल बी along the longitudinal axis and perpendicular to the plane of cross section is known as bending couple। वाह सर, क्या बोल दिया। ये डेफिनेशन हमने बेंडिंग कपल की बताई थी, बेंडिंग मूवमेंट की बताई थी। जाके किसी को नहीं समझ आता है तो बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट का लेक्चर है, उसको देखे और वहाँ मजा आ जाएगा। कि मैंने बोला था कि कपल जो भी अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लग रहा हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उस कपल को बोलते हैं हम क्या, बेंडिंग कपल। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर जा रहा है तो परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसी के अलॉन्ग जा रहा है, तो इसको बोल दिया बेंडिंग कपल। और ये P और P2 का इफेक्ट हमको क्या दे रहा होगा, बेंडिंग मूवमेंट दे रहा होगा। तो मैं अगर एसेंट्रिक एक्सियल लोड का इफेक्ट चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, बेंडिंग मूवमेंट। बहुत बढ़िया इफेक्ट है ये, इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोड के बेंडिंग मूवमेंट, जिसकी वैल्यू क्या है सर, P इंटू d/2 के बराबर है। बहुत बढ़िया। और ये क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये इसे बेंड करने की कोशिश कर रहा होगा। बहुत शानदार, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है, देखते रहो। कि सर मैं बोल सकता हूँ कि एक बेंडिंग मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा हो कुछ इस तरह का, रेड से देखना, और ये बेंडिंग मूवमेंट की एम वैल्यू अगर मैं बताता हूँ तो क्या है, P इंटू d/2। बहुत बढ़िया। और इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ ताकि ये सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, इधर देखते रहना। इस लाइन को मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है। यहाँ पे बनाते रहना, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना। बोर्ड हमारा छोटा है तो चीज़ों को इसी तरह से समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझ आ रही है, बहुत बढ़िया, नहीं आ रही है और भी बढ़िया। इधर देखते रहो कि सर ठीक है, हमने इसका और इसका इफेक्ट देख लिया। एक ये बचा, क्या ये सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा, एक्सियल लोड है। बहुत बढ़िया, हमको एक इफेक्ट दिखाई देगा क्या, एक्सियल लोड का। बहुत अच्छे, एक्सियल लोड जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, P के बराबर है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि एसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से मुझे दो लोड नजर आ रहे हैं। वो दो लोड क्या है, एक तो बेंडिंग मूवमेंट जिसका मैग्नीट्यूड P इंटू d/2। बहुत बढ़िया। और ये बेंडिंग मूवमेंट कोई बताया क्या है, क्या फील नहीं होता, ये बेंडिंग मूवमेंट हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है। कैसे, अगर मैं क्रॉस सेक्शन काटता हूँ तो इधर एक रिएक्शन आएगी, लो आ जाएगी, लो आ गई रिएक्शन। क्या कुछ रिएक्शन ऐसी होगी, क्यों, क्योंकि ये बेंडिंग मूवमेंट को ये रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी मूवमेंट वाली, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा मूवमेंट रिएक्शन किसके बराबर होगी, M के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू P इंटू d/2 है। क्या फील नहीं होता, अपर फाइबर क्या है, टेंसाइल है, मीन्स एलोंगेट हो रहा है, देखो। और बॉटम फाइबर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट को हम बोलते थे हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। किसी को याद हो तो मैंने हॉगिंग और सैगिंग दोनों चीज़ें क्या कराई थी,
क्लास में डिस्कस कराई हैं। जिसने पहले से लेक्चर नहीं देखे मैं उनसे फिर भी बोलूँगा लेक्चर क्या करो, पहले से देखो ताकि चीज़ें आसानी से समझ आएँ। बहुत अच्छे, बाकी सब लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, उम्मीद करते। ठीक है, ये एक्सियल लोड, बेंडिंग मूवमेंट, दो लोड आ गए। ठीक है, अब मैं दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो मैं एक्सियल स्ट्रेस आएगी, एक एक्सियल लोड है तो एक्सियल स्ट्रेस आनी है, बिल्कुल ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट है तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आनी है, बहुत बढ़िया। और बेंडिंग स्ट्रेस हम जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेस होती है, हम पहले बता चुके हैं। और एक्सियल स्ट्रेस भी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के दोनों क्या है, नॉर्मल हैं। और अगर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस, जो पैरेलल होता है वो शियर स्ट्रेस, जैसा कि सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छे, अब मैं इनका इंडिविजुअल क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। इधर देखते हैं, मैं एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। इसका मतलब एक एक्सियल लोड है जो हर जगह एक्सियल स्ट्रेस क्या कर रहा होगा, डेवलप कर रहा होगा। और मैं देखता हूं कि मान लो मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन पर चेक कर रहा हूँ, इस क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पर मैंने क्या किया, एक सेक्शन काट लिया। यहाँ पे मैं एक्सियल स्ट्रेस देखना चाहता हूँ, क्या इसका जो नेचर है एक्सियल स्ट्रेस का, एक्सियल लोड का, ये एक्सियल लोड है P1 इक्वल टू P, क्या टेंसाइल है तो ये इधर खींच रहा होगा, तो ये इसे इधर खींच रहा होगा। जब काट के देखूंगा तो तभी तो बैलेंस हो रहे होंगे। बहुत सही, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको टेंसाइल नेचर की एक्सियल स्ट्रेस दिखाई दे रही होगी। और मैं एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू लिख सकता हूँ, एक्सियल स्ट्रेस जो हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सिग्मा ए से इंडिकेट करेंगे, क्या होता है P ये वाला लोड डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया, P बाई ए एक्सियल स्ट्रेस नजर आ रहा होगा और हम तुरंत बोल देंगे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है? ठीक है सब। और जैसे ही मैंने देखा तो मैं तुरंत ड्रॉ कर दूंगा कि ये कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, कुछ इस तरह की होगी। हमने रिप्रेजेंट कर ली, ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हमने बोल दिया क्या है, एक्सियल स्ट्रेस रिप्रेजेंट हो रही है। पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या कांस्टेंट है। और मैं मेंशन कर सकता हूँ कि हर एक फाइबर पे सिग्मा एक्सियल की वैल्यू क्या P बाई ए है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी स्ट्रेस ड्रॉ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो दो सिमिलर ट्रायंगल आते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। एक ऊपर वाला फाइबर क्या होगा, टेंसाइल होगा, नीचे वाला क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। बिल्कुल सही है। तो मैं अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूँ, इधर देखना, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे देखते रहो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, सिग्मा बी मैक्सिमम वो क्या होगा, सिग्मा बी टॉप के बराबर होगा, टॉप फाइबर पे भी सेम होगा। और सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, बॉटम फाइबर पे भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और ये अंदाज बता दे क्या होगी, सर बेंडिंग मूवमेंट बता दो क्या है, M अपॉन ZNA। बहुत बढ़िया। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, ये बॉटम फाइबर है, सबको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, टॉप फाइबर। ठीक है, टॉप फाइबर पर टेंसाइल होगी, ये टेंसाइल है तो टॉप फाइबर पर टेंसाइल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर ये आ गई। और बॉटम फाइबर पे कंप्रेसिव तो यहाँ से इधर ड्रॉ हो रही हूँ। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस अगर हम मान के चलते हैं न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पे 0 होगी और यहाँ से इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा होगा जो सबको नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। और मैं इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा। ये लास्ट क्लास में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लास्ट क्लास में जाके चेक कर सकता है कैसे बनाया। क्लियर है ना? मैं यहाँ तुरंत बोल दूंगा ये सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस टॉप की जो क्या होगी M/ZNA होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होगी, प्लस की होगी क्यों, क्या टेंसाइल है। और यहाँ पे सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस बॉटम की, ये क्या होगी माइनस के M/ZNA। ये तो मैंने इंडिविजुअली क्या किया है कि इंडिविजुअली बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअली एक्सियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किया। लेकिन हमको तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखना है। बहुत बढ़िया। और दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए अब हमको इनकी एग्जैक्ट वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं पता है तो हम 3 कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हो सकता है सिग्मा ए सिग्मा बी के बराबर हो मैक्सिमम के, ये भी हो सकता है। हो सकता है सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा बी से बड़ी हो, और हो सकता है सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा बी से क्या हो, छोटी हो। बहुत बढ़िया। अब मैं केस देखूंगा 1 बाय 1, 3 केस देखूंगा। तीनों केस में या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस बराबर हो सकते हैं, या फिर एक्सियल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, या फिर एक्सियल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तीनों केसेज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इधर देखते रहना, मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा और वहाँ से हमें विजुअलाइज होगा न्यूट्रल एक्सिस होगी क्या। यहाँ पे तो न्यूट्रल एक्सिस सबको दिखाई दे रही है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि 3 केसेज ले रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, केस 1 केस 2 केस 3 लूंगा। इधर देखते रहना सब, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। कि अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, केस 1 को यहाँ ड्रॉ करेंगे, केस 1 को क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये मान लो कोई केस 1 है यहाँ, केस 1, ठीक है।
केस 1 यहाँ ड्रॉ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सियल स्ट्रेस है सबको दिखाई दे रही है इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में टॉप फाइबर में देखना है एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल है, टॉप फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस भी टेंसाइल है। इसका मतलब टॉप फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। बहुत अच्छे कि सर टॉप फाइबर में एक्सियल स्ट्रेस टेंसाइल है, ये टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर में एक्सियल स्ट्रेस तो टेंसाइल है, एक्सियल स्ट्रेस तो हर जगह टेंसाइल है, लेकिन बॉटम फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, कंप्रेसिव है। देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, मीन्स एक में से दूसरा घटेगा, जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही वैल्यू क्या कर रही होगी, अपना वो दिखा रही होगी। मेन हमारा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा या फिर एक्सियल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो मैं बात कर सकता हूँ, क्या बात कर सकता हूँ, टॉप पे और बॉटम पे हमें कंबाइन इफेक्ट देखना है। लो बहुत बढ़िया, मैं बात कर रहा हूँ केस वन में बोल रहा हूँ इफ़ सिग्मा ए इक्वल टू क्या है, सिग्मा बी। ये क्या है कि एक्सियल स्ट्रेस इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर है, और बेंडिंग स्ट्रेस की क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू। बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं टॉप फाइबर पे स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ सिग्मा टॉप, क्या सिग्मा टॉप जो होगा दोनों का समीशन होगा, मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बॉटम फाइबर पे निकालना चाहता हूँ, देखते रहे ना, बहुत मज़ा आने वाला है, कि बॉटम फाइबर पे मैं स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, टोटल स्ट्रेस, क्या वो एक में से दूसरा घटा दूँ, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी लिख दो या फिर सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर है तो एक में से दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैं तुरंत लिख दूंगा सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो सिग्मा ए से सिग्मा बी तो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब बॉटम फाइबर में जो टोटल स्ट्रेस होगी क्या हो गई, जीरो हो गई। और यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई, दोनों का समीशन। तो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, केस 1 देखना, केस 1 क्या होगा, इस तरह का होगा। थोड़ा सा आप लोग क्या करना, लेंदी खींचना, मैं थोड़ा मिटा मिटा के बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड इतना ही एक्सटेंड हो सकता है। इधर देखो कि सर यहाँ पे इतनी वैल्यू थी, यहाँ इतनी थी, तो अगर मैंने ऐड किया तो कुछ इतना हो गया, ज़्यादा हो गया होगा, और मैं तुरंत लिख दूंगा सिग्मा टॉप जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी के बराबर होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या, जीरो है, ये स्ट्रेस क्या, जीरो है। इसका मतलब बॉटम है, ये सिग्मा बॉटम, अगर मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉटम की वैल्यू क्या, जीरो। इसका मतलब यहाँ वैल्यू होगी, तो क्या ये जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा केस 1 के लिए होगा अगर दोनों एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, आपस में बराबर है। बहुत शानदार। अब इधर देखना, अब यहाँ पे हमको ये पता करना है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी। ऐसे केस में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रल सरफेस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जिस एक्सिस पे कट कर रहा होगा उसे न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। बहुत अच्छे। और न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, जिसका कोई भी फाइबर की डायमेंशन चेंज ना हो। डायमेंशन तब चेंज नहीं होगी जिस पे स्ट्रेस की वैल्यू जीरो आ रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्ट्रेस क्या आ रहा है, टोटल स्ट्रेस जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा होगा, और मैं तुरंत बोल दूंगा कि न्यूट्रल एक्सिस लाई एट द बॉटम फाइबर। दो, न्यूट्रल एक्सिस विल लाइज एट बॉटम फाइबर। बहुत मजा आ गया। मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि हमने केस माना है। केस क्या है कि अगर एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों आपस में बराबर हैं तो न्यूट्रल एक्सिस बॉटम फाइबर पे क्या करेगी, लाई कर जाएगी। क्या इतना क्लियर है? बहुत सही सर। लेकिन सर क्या ये बराबर होंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं पता, कैलकुलेशन बताएगी ना। कैलकुलेशन ये भी बोल सकती है कि एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा बी से क्या हो, ज़्यादा हो। केस 2 लो, केस 2 क्या चल रहा है, केस 2 सिग्मा एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू बेंडिंग स्ट्रेस से क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। मैक्सिमम तो दोनों जगह सेम होंगी, बिल्कुल ठीक है। तब क्या आएगा निकल के, इधर देखना, तब मैं तुरंत बोल दूंगा, देखते रहो, मज़ा आने वाला है कि सर सिग्मा टॉप तो क्या हो गया, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो गया। बहुत बढ़िया, दोनों का नेचर है, जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा बॉटम मैं निकालूंगा, सिग्मा बॉटम, इधर देखना। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा ए माइनस के सिग्मा बी चल रहा है, और सिग्मा ए की वैल्यू सिग्मा बी से ज़्यादा है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया। और ये भी क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। ये तो दोनों क्या है, प्लस हो रहे हैं ना, तो पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व बनेगा, इतना यहाँ बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा, मीन्स यहाँ पे वैल्यू जीरो नहीं हो रही। और जीरो कहाँ होगी, कहीं नीचे जाके होगी, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर जा रही होगी। इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर चली गई। अभी तक हमको न्यूट्रल एक्सिस कहाँ नजर आ रही थी, बॉटम फाइबर पे, अब क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से बाहर ही चली गई। क्यों? क्योंकि एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू हमने क्या मान ली कि ज़्यादा है, किससे, बेंडिंग स्ट्रेस से। देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। क्या मैं इसको ड्रॉ करूँ, केस 2 को? बिल्कुल ड्रॉ करो सर। मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ों को मिटा रहा हूँ, देखते रहना, मज़ा आने वाला है। कि
अगर मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिग्मा बॉटम लिख लेना है, क्या है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। और केस 1 की बात हमने की थी, तो केस 1 में क्या था, सिग्मा ए सिग्मा बी बराबर थे, दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 में ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को थोड़ी देर मिटा लो, क्योंकि सबको पता चल गया क्या है, क्लियर है ना। इन सब चीज़ों को मिटाओ और थोड़ा एक्सटेंड करके अब हम डायग्राम ही बनाएंगे। ये तो हमने इसलिए किया था कि एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल लोड का, सेंटर एक्सियल लोड का हमको इफेक्ट देखना था क्या क्या दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ इसी को, बीम को, ताकि हमको तीनों केसेस एक साथ नजर आ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। इधर देखते रहना, ठीक है। मैंने केस 2 की बात की, मैंने यहाँ पे ले लिया केस 2, ब्लू से बना रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट हो। केस 2 ब्लैक ले लो, चलो कि सर ठीक है सर, मैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ मान लिया, इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ। केस 2 क्या है, एक्सियल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन सिग्मा बी मैक्स, बिल्कुल ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस से एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये तो टॉप की पता चल गई, क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो हमको सिग्मा टॉप पता चल जाएगा, वो क्या होगा, ये तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर बॉटम पे भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, तो इधर ही डायरेक्शन में आ रही होगी, लो आ गई, और हम तुरंत बोल देंगे ये क्या है, सिग्मा बॉटम। और सिग्मा बॉटम पे जो वैल्यू है सिग्मा ए माइनस क्या है, सिग्मा बी, और जो क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जा रहा होगा, ये ग्राफ जा रहा होगा, लो दिखाई देगा, हाँ हाँ ठीक है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। क्या यहाँ बीच में प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में कहीं भी स्ट्रेस जीरो हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही सर, किसी भी फाइबर पे स्ट्रेस जीरो नहीं हो रही, पूरे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू स्ट्रेस की आ रही है। तो कहाँ जीरो होगी, लो इसको नीचे एक्सटेंड करो, और ये इस तरह से जा रहा होगा ग्राफ। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके सिग्मा वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, हाँ। सिग्मा जो स्ट्रेस है वो क्या आ गई, जीरो आ गई, और यहीं पे कहीं क्या कर रहा होगा, न्यूट्रल एक्सिस विल लाई बियॉन्ड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बाहर होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। पहले केस में हमने बोला न्यूट्रल एक्सिस बॉटम पे लाई कर रही, कब, जब एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो। दूसरे केस में हमने चेक किया कि अगर एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है बेंडिंग स्ट्रेस से, मैक्सिमम वैल्यू से, तो टॉप फाइबर पे तो प्लस आ रहा है, बॉटम पे भी प्लस आ गया, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें न्यूट्रल एक्सिस नजर आएगी। तीसरा केस ये भी हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है, एक्सियल स्ट्रेस छोटा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इधर देखना कि एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू छोटी कर दी, केस नंबर क्या आ गया, 3 आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये तो दोनों क्या है, पॉजिटिव चल रहे हैं, ऊपर वाले तो ऐड होते रहेंगे, पॉजिटिव आ गया। और सिग्मा बॉटम क्या होगा, एक्सियल छोटा है, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, सबको नजर आ रहा है। देखो यहीं पे क्या कर लो, करेक्शन कर लो, अलग अलग करना आप लोग क्या करना, अलग अलग लिखना, तीनों केसेज अलग अलग लिखना कि सिग्मा ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। मींस टॉप फाइबर पे पॉजिटिव स्ट्रेस, बॉटम पे नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं बीच में जीरो हो रही होगी, बहुत शानदार। इधर देखते रहना, मैं केस 3 को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा केस 3। और केस 3 को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि सर यहाँ पे तो टॉप फाइबर की स्ट्रेस थी सिग्मा टॉप, जो वैल्यू क्या थी, सिग्मा ए प्लस के सिग्मा बी चल रही थी, जो पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सिग्मा बी ज़्यादा हो गया ना अब सिग्मा ए से, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव वैल्यू मान लो कुछ इतनी आ गई, और ये हमने बांध दिया सिग्मा बॉटम। और सिग्मा बॉटम की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, और ये क्या है, नेगेटिव है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या मैं इसको ड्रॉ करूँगा, तो ये लाइन कुछ इस तरह जा रही होगी। क्या यहाँ पे जीरो हो रही है स्ट्रेस, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही होगी किसी न किसी फाइबर पे। देखो केस 3 में ये क्या आ गई, न्यूट्रल एक्सिस, हाँ हाँ, इधर देखते रहो, बहुत मजा आ गया। और हमने तुरंत से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बहुत शानदार। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज तो क्लियर हो गई कि एसेंट्रिक एक्सियल लोड में लगाऊंगा, तो एसेंट्रिक एक्सियल लोड के हमको 2 इफेक्ट नजर आ रहे थे, एक बेंडिंग मूवमेंट दे रहा था, एक एक्सियल लोड दे रहा था, ठीक है। उसके अगर मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किए तो क्या आ गए, एक तो एक्सियल स्ट्रेस आ गई, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही आ गया। लेकिन मैं कंबाइन इफेक्ट देखना चाहता हूं, तो मुझे इनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट क्या होगा, अपोजिटिव नेचर होगा। यहाँ पे टेंसाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। हमने केस 1 में चेक किया कि अगर सिग्मा ए की वैल्यू क्या है, सिग्मा बी के बराबर है। ये केस 1 क्या था, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, यहीं पे और लिखना चाहते हो तो लिख लो। केस 1 क्या था, सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी था, बहुत बढ़िया। केस 2 क्या था, सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। और केस 3 क्या था, सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी। मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू एक्सियल स्ट्रेस से यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है,
यहाँ पे क्या है, बराबर है। ऐसे केसेज में हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमको ये पता चला कि न्यूट्रल एक्सिस जो है कहीं एक जगह पे लाई नहीं कर रही, क्यों, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ न्यूट्रल सरफेस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को कट करता है। बहुत बढ़िया। और न्यूट्रल सरफेस वो होता है जिस सरफेस की डायमेंशन चेंज नहीं होती, और डायमेंशन अगर चेंज नहीं हो रही तो कुछ भी स्ट्रेसेज नहीं आ रही होंगी, और जहाँ पे स्ट्रेसेज की वैल्यू 0 होगी वहीं पे न्यूट्रल एक्सिस भी क्या कर रही होगी, लाई कर रही होगी। अगर ये वर्टिकल बेंडिंग हो रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लाई कर रही होगी, और हॉरिजॉन्टल फाइबर के साथ लाई कर रही होगी, एक्सिस के साथ, क्या, कोई भी हॉरिजॉन्टल फाइबर के साथ। और यहाँ हॉरिजॉन्टल फाइबर क्या है, बॉटम फाइबर, यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे कोई इनर फाइबर होगा जो बिलो द क्या होगा, एक्सिस से होगा, बिलो द एक्सियल एक्सिस से होगा। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्या इसको मैं नोट करके एक पॉइंट लिख दूँ, जो चीज़ हमने बताई है नोट करके लिख दें, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने सारा डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। यहाँ पे बोल देना न्यूट्रल एक्सिस, अगर इस केस में लिखना चाहते हो, न्यूट्रल एक्सिस विल लाई एट द इनर फाइबर below the inner fiber below the centroid of the cross section means इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये इसके नीचे एक कोई फाइबर होगा, इनर फाइबर, जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में लाई कर रहा है, उसी पे न्यूट्रल एक्सिस क्या कर जाएगी, लाई कर जाएगी, जैसा कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन से दिखाई दे गया है। क्लियर है ना। तो नोट करके अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, नोट करके लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो। क्या है नोट करके, इधर देखते रहना। नोट करके लिख लेना। नोट, in the case of eccentric axial load that is gives effect of bending moment and axial load मतलब अगर सेंटर एक्सियल लोड का केस है तो वो क्या देगा, इफेक्ट देगा हमको बेंडिंग मूवमेंट का और एक्सियल लोड का। इन दिस केस then the neutral axis can lies at the bottom fiber, comma, or at the bottom fiber or outside the plane of cross section, or can lies at the inner fiber of the plane of cross section below the सेंट्रोइडल एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ, जो भी हमने क्या है ड्रॉ किया था वो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर एसेंट्रिक एक्सियल लोड का केस है, तो वहाँ से दो इफेक्ट मिलेंगे, बेंडिंग मूवमेंट, एक्सियल लोड। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट और एक्सियल लोड। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा, एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस आ रहा होगा। तो तीन केसेस हमको ऑब्जर्व हुए। तीनों केस में या तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, बॉटम फाइबर पे लाई कर सकती है, या फिर आउटसाइड द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लाई कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, इनर फाइबर ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बिलो द सेंट्रोइडल एक्सिस, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया था। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। क्या देखा? बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, जो कि पिछली क्लास में हमने सिंपल बेंडिंग मूवमेंट की वजह से देखा था, प्योर बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। अब हमने एसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से देखा, जो दो इफेक्ट दे रहा था। तो हम ये भी बता सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस क्या है, शिफ्ट कर सकती है डिपेंड ऑन द लोडिंग कंडीशन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा क्या, बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब बोलते हैं।
इधर देखते रहना, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब बोलते हैं और क्या होता है, और किस केसेज में हम बीम्स को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बना भी सकते हैं, कब होती है और कब बना सकते हैं, इधर देखते रहना। तो हम बात कर रहे हैं बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। डेफिनेशन देख लेते क्या है, वहां से चीजें समझ आएंगी। अ बीम इज सेड टू बी, अ बीम इज सेड टू बी, अ बीम इज सेड टू बी अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ if the bending stress, if the bending stress developed at any cross section of the beam, at any cross section of the beam, at any point of cross section बोल देना, at any point of cross section, at any point of cross section of beam is constant। क्या मतलब इधर देखना, अ बीम इज सेड टू बी अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो कोई बीम है, इधर देखना क्या है बीम, इस पे मैं देखना चाहता हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे ये जो बीम है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है, अदरवाइज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वहां से चीजें समझ आएंगी। एग्जांपल कब होगी बीम, एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रिज्मेटिक बीम है, क्या है, प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्योर बेंडिंग मूवमेंट, प्योर बेंडिंग मूवमेंट। कि प्रिज्मेटिक बीम का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल ठीक है, और बेंडिंग मूवमेंट ही लगा होगा उस पर, और कोई लोड नहीं लगा होगा, बहुत बढ़िया। प्योर बेंडिंग मूवमेंट की वजह से प्रिज्मेटिक बीम जो भी होगी वो कहलाएगी हमारी बीम ऑफ प्योर, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। जैसे कि मैं बात लेता हूँ कि अगर मैंने एक कैंटिलीवर बीम ले ली कोई, लो इधर देखना, इसी एग्जाम्पल को देख रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम है, रेक्टेंगुलर कैंटिलीवर बीम है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, और हमने बोल दिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है, इधर देखते रहना, क्लियर है। और हमने बोल दिया ये बी है, इसकी ये क्या डेप्थ है, विड्थ और डेप्थ, और मैंने बोला प्योर बेंडिंग मूवमेंट लगाए तो हमने कोई एम लगा दिया, प्योर बेंडिंग मूवमेंट। ये प्योर बेंडिंग का केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है, मूवमेंट रिएक्शन, जिसे मैं एम आर बोल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है, एम के बराबर है। किसी भी पॉइंट पे देख लो मूवमेंट की वैल्यू क्या है, सेम है, बहुत अच्छे। अब मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात चल रही है ना, देखो एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के चेक करना चाहता हूँ, ये रही बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं एक क्रॉस सेक्शन लूंगा, ये ले लिया, एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी डिस्टेंस यहाँ से देखा जाए तो कितनी है, एक्स है, बहुत बढ़िया। तो इस क्रॉस सेक्शन को मैंने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन नाम दे दिया, और टोटल लेंथ अगर मैं देखता हूँ इस बीम की क्या है, एल है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं पहले तो मूवमेंट चेक करना चाहता हूँ एक्स एक्स पे, सबको पता है, अंदाज बता देगा, प्योर बेंडिंग का केस है, एम आ रही है वैल्यू, ठीक है। मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ सिग्मा बी इंड्यूस जो भी होगा मैक्सिमम किस पे, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे निकाल लो, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम अगर हमें निकालना है एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। लो कि वो है क्या सर, वो होता है कि मूवमेंट बता दो अपॉन क्या बता दो, जेड एन ए बता दो, बहुत बढ़िया। और मूवमेंट क्या होना चाहिए, किसी एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे होना चाहिए, और जेड एन ए भी एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन का। इसका मतलब अगर ये प्रिज्मेटिक है तो जेड एन ए तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जेड एन ए किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या सेम है। तो चाहे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, जेड एन ए क्या होगा, सेम होगा। मैं तुरंत बोल दूंगा जेड एन ए किसी भी एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो हम सब जानते हैं रेक्टेंगुलर का, पहले ही बता रखा है, इधर देखते रहना क्या होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6 होता है। जिसने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें मैंने सेक्शन मॉडुलस बताए थे हर एक क्रॉस सेक्शन के। क्या याद आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। क्या मैं सिग्मा बी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या होगी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स पे, अंदाज बता देगा। एम एक्स एक्स क्या है, एम है सर, जेड एन ए क्या है सर, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन है, बिल्कुल है सर, हम तुरंत बोल देंगे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ
लोकेशन ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, मतलब कोई सा भी क्रॉस सेक्शन किसी भी लोकेशन पे ले लो, यहाँ एक्स आ रही है क्या कहीं, इसमें कोई एक्स नहीं आ रही, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, लोकेशन है। तो हमारी ये वैल्यू हमेशा हर जगह क्या होगी, सेम होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेना कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, हम मैक्सिमम चेक करते हैं, क्या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे एक बार लिख लेना, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम इज कांस्टेंट। इसका मतलब इस पूरी लेंथ के थ्रू आउट द लेंथ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ऐसी बीम को बोलते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बोलो सर फिर नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, वो भी देख लेते हैं। इधर देखना, क्या तरह क्लियर है, सबको क्लियर है। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म का चेक करना चाहता हूँ एग्जांपल, कि अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इधर देखना, इस बीम को हम क्या बोलेंगे, ये जो बीम है, ये बीम क्या है, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ये क्या है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब मैं देखना चाहता हूँ एक एग्जांपल लेके कि नॉन यूनिफॉर्म कब होगी, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। इधर देखो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। और बाकी में मज़ा आ रहा है तो चीज़ों को लाइक करो, वीडियोज़ को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। मोटिवेशन दिन पे दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने क्या है, शेयर करना बंद कर दिया है, सब्सक्राइबर भी बढ़ने क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर हमारा मोटिवेशन कम होगा तो जानते हो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता सर, बढ़िया से चल रहा है, पढ़ने दो, कोई बात नहीं। लो हम बात कर रहे हैं बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, तो बात कर ली, तो एक बार शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। किसी से पैसा वैसा तो मांग नहीं रहे, बस मोटिवेशन हमको जब भी मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को शेयर करेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो हमको भी मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, बाकी चीज़ों में भी मज़ा आएगा। इधर देखते रहना, क्लियर है, इधर देखते रहो। कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कि एग्जांपल है हमारा बहुत शानदार एग्जांपल, मैंने यही कैंटिलीवर बीम ली, ठीक है, प्रिज्मेटिक ही ले ली, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिज्मेटिक क्या है, कैंटिलीवर बीम है, बट मैंने जो लोड लगाया प्योर बेंडिंग नहीं लगाया। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था, प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्योर बेंडिंग केस, तब हम बोलेंगे बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो लोड लगाया वो ट्रांसवर्स शियर लोड लगा दिया, मैंने बोल दिया कुछ भी लोड है पी, बहुत अच्छे, ट्रांसवर्स शियर लोड। क्यों बोला ट्रांसवर्स शियर लोड, कि सर ऐसे लोड जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन जाते हैं उनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स शियर लोड, सबको पता है। और ये वर्टिकल जा रहा तो वर्टिकल हो गया, ऐसे जा रहा होता अंदर तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहता हूँ, कि सर ये हमारा प्रिज्मेटिक बीम है, प्रिज्मेटिक बीम है तो थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, सेम होगा बीडी। तो हमने बोल दिया प्रिज्मेटिक बीम, एग्जांपल जो क्या है, प्रिज्मेटिक बीम अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड, ये जो केस है किसका है, इसका है, अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसकी लेंथ मैं यहाँ से यहाँ तक बता सकता हूँ क्या है, ये एल लेंथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चेक करना चाहता हूँ, लो ये कोई क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया, ये क्रॉस सेक्शन है हमारा एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, यहाँ से डिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो क्या है, एक्स डिस्टेंस पे, बहुत अच्छे। मैं पहले तो ये चेक करना चाहता हूँ इस क्रॉस सेक्शन पे मूवमेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी, तभी तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे, बहुत बढ़िया सर। लो मैं सबसे पहले एम एक्स एक्स निकालना चाहता हूँ, अंदाज ही बता दें इस पॉइंट पे इस लोड की वजह से मूवमेंट जो आएगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पी इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस ले लो माइनस ले लो, अभी साइन कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन कन्वेंशन में एसएफडी बीएमडी में सिखाऊंगा, अभी के लिए क्या रखो कि मूवमेंट जो आ रहा है वैसे भी अंदाज बता देगा, ये क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना, कि पी इंटू एक्स आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम चेक करना चाहते हैं जेड एन ए किसी भी एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, सिंस ये प्रिज्मेटिक है तो जेड एन ए क्या होगा, बी डी स्क्वायर अपॉन 6, अभी बताया सिंस क्या है, प्रिज्मेटिक है तो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं निकालना चाहता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, सिग्मा बी मैक्सिमम कहाँ पे, एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। तो क्या होता है कि सर एम अपॉन जेड एन ए बता दो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे, यही तो था, बहुत बढ़िया। क्या एम एक्स एक्स पे क्या पी इंटू एक्स है, बहुत अच्छे। और क्या मैं लिख दूं बी डी स्क्वायर अपॉन 6, क्या मैं लिख सकता हूं 6 पी एक्स अपॉन बी डी स्क्वायर, वाह मजा आ गया। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू है डिपेंडेंट ऑन लोकेशन है, एक्स की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करूंगा बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बहुत बढ़िया। इधर देखते रहना, मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू आई है क्या ये डिपेंडेंट ऑन लोकेशन है, बहुत बढ़िया, डिपेंडेंट ऑन लोकेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत अच्छे।
इसका मतलब ये हुआ एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, एट एनी पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन चेक करना चाहता हूँ, क्या बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा मैक्सिमम? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वैल्यू चेंज होगी। कैसे? अगर मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ x = 0 लूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? x = L। तो देख लेते हैं एक बार कि एट x = 0 सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू कोई बताएगा क्या होगी? सर 0 होगी। लो, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो, ये आ गई। और अगर मैं एट x = L निकालना चाहता हूँ, लो, क्या मैं सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू जो निकालूंगा क्या आएगी? यहाँ x की जगह L रख दो, 6PL/BD²। वाह, इसका मतलब ये हुआ एक जगह वैल्यू 0, एक जगह क्या है? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या ये लीनियरली वेरी कर रहा होगा बेंडिंग स्ट्रेस? बिल्कुल कर रहा होगा। क्यों? लीनियरली x के साथ वेरी कर रहा है तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? लीनियरली वेरी कर रही होगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मैंने एग्जांपल लिया है प्रिज्मेटिक बीम अंडर ट्रांसवर्स शियर लोड, ये क्या है? बीम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रिज्मेटिक बीम ट्रांसवर्स शियर लोड के साथ एक्ट कर रही है, इसका मतलब वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होगी। उसे हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बोल नहीं सकते। कब बोलेंगे? जब प्रिज्मेटिक बीम क्या कर रही हो? प्योर बेंडिंग के केस में हो, तब हम उसे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बोलेंगे। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाहता हूँ सिग्मा बी का, बेंडिंग स्ट्रेस का, यहाँ से यहाँ तक सबको पता है ये x के साथ लीनियरली वेरी कर रही है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम, तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लो, ड्रॉ अगर करना चाहते हो तो कर लो। बाकी सबको क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कर लो कि यहाँ पे ये है एक लोकेशन, यहाँ पे ये है। मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ ड्रॉ करने की, तो ये लो कि यहाँ पे वैल्यू क्या है? सिग्मा बी की वैल्यू क्या है? 0। और यहाँ पे सिग्मा बी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मान लो, और इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा होगा और सिग्मा बी मैक्सिमम होगा। यहाँ अंधा भी जानता है क्या था? 6PL/BD²। क्लियर है ना? और ये क्या है? लीनियरली वेरी कर रहा है। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरीज लीनियरली। और जैसे ही, और कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वेरीज लीनियरली, और अगर ये वेरी कर गई तो बीम क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की हो गई। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। लेकिन सर इसको मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो चेक कर लेते हैं एक बार। इधर देखते रहना, मिटा दूँ इसको। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये जो बीम है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है। इसको मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही शानदार केस है। इधर देखना कि इन केस ऑफ, यहाँ पे लिख लेना नोट करके, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड prismatic beam will be of non-uniform strength, will be of non-uniform strength। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। दूसरा, to make beam of uniform strength under transverse shear load, the beam should be non prismatic। इसका मतलब क्या है? इधर देखना कि अगर मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम चाहिए ट्रांसवर्स शियर लोड के दौरान, तो उस बीम को मुझे नॉन प्रिज्मेटिक बनाना पड़ेगा। मींस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हमें वेरी कराना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करने के लिए बीम शुड भी क्या होनी चाहिए? नॉन प्रिज्मेटिक। तो कितने मेथड हैं? तो 2 मेथड्स हैं ये करने के लिए। इधर देखना, 2 मेथड्स। पहला, वेरिंग विड्थ एंड कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट। मतलब बीम की विड्थ को वेरी कराओ और डेप्थ को क्या रखो? कांस्टेंट रखो। कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट एक पहला मेथड ये। दूसरा उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वेरिंग डेप्थ एंड कीपिंग विड्थ कांस्टेंट। क्लियर है ना? और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमको जो बीम है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की चाहिए,
किसके दौरान? ट्रांसवर्स शियर लोड के दौरान। तो हमको बीम को नॉन प्रिज्मेटिक बनाना पड़ेगा, और नॉन प्रिज्मेटिक बनाने के लिए एक डायमेंशन को वेरी कराना पड़ेगा, एक को कांस्टेंट मान के। या तो विड्थ को वेरी करा लो, डेप्थ को कांस्टेंट मानो, या फिर डेप्थ को वेरी करा लो, विड्थ को कांस्टेंट मानो। क्लियर है ना? 1 बाय 1 दोनों केसेस देखेंगे और हमें किस केस में ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मिलेगी वो भी चेक कर लेते हैं। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है तो क्या करो, लाइक ठोक दो, शेयर कर दो। लो इधर देखो, ठीक है। मैं पहला केस ले रहा हूं, वेयरिंग विड्थ एंड कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट। पहला केस, केस 1, वेयरिंग विड्थ एंड कीपिंग डेप्थ कांस्टेंट। इधर देखते रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि मैंने कोई बीम ले ली, ये कोई बीम है, ठीक है, ये कांस्टेंट, ये प्रिज्मेटिक नहीं है, ये क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक है। यहाँ से देखेंगे तब नजर आएगी, इधर देखना। और ये ट्रांसवर्स शियर लोड एक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है, विड्थ वेरी करानी है, ठीक है। और कब करानी है, ये बीम हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की रहनी चाहिए। तो हम जानते हैं फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की चाहिए तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, इधर देखते रहना, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सिग्मा बी मैक्स एट एक्स एक्स, बहुत अच्छी, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, हर जगह मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होना चाहिए। मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, इसकी कुछ डेप्थ होगी, ये क्या चल रही है, डेप्थ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बीम की क्या डेप्थ। और विड्थ अगर हमने वेरी कराई है तो किस तरह वेरी कराई है, इधर देख लो, ये कुछ विड्थ होगी। बोलोगे सर ऐसी कैसे बना दी, अभी बताएं कैसे बना दी। और यहाँ पे भी यही लोड लग रहा था पी, ये विड्थ है, और इस पॉइंट पे क्या होगी, विड्थ होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ विड्थ की बी, और वहाँ पे हमने क्या कर दी, 0 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ x इक्वल टू 0 की बात चल रही है, और यहाँ x इक्वल टू क्या है, l चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है। क्या इतना क्लियर है? तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन होगा x क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो विड्थ होगी bx होगी, डेप्थ तो क्या है, d है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहना कि सर सिग्मा बी मैक्सिमम x क्रॉस सेक्शन पे वो भी बराबर होगा यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगी, तभी तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। मैं इस पॉइंट को a पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को क्या मान लूँ, b पॉइंट मान लूँ, तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ सिग्मा b की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं b पॉइंट पे चेक करता हूँ वो भी बराबर होगी इसके, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर सिग्मा b मैक्सिमम क्या होता है कि m बता दो, मूवमेंट बता दो x क्रॉस सेक्शन पे, बहुत अच्छे, और ZNA बता दो x क्रॉस सेक्शन पे, और यहाँ से हमें x का निकल आएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या मैं सिग्मा b मैक्सिमम पता करना है तो मुझे मूवमेंट बता दो b पॉइंट पे, और ZNA बता दो क्या, b पॉइंट पे। यही हुआ ना मतलब कि सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, m/ZNA। x क्रॉस सेक्शन पे देख रहा हूँ ये बताओ, b पॉइंट पे देख रहा हूँ ये बता दो। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं mxx लिखना चाहता हूँ, p/x लिख दूँ डायरेक्ट, अभी लिखा था p/x डिवाइडेड बाई, क्या ZNA में डेप्थ तो सेम है, विड्थ क्या हो रही है, वेरी कर रही है, और हम जानते हैं ZNA में 1/6 bx इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बड़ी, क्लियर है ना। विड्थ तो हमारी क्या वेरी कर रही है, bx इंटू डेप्थ क्या है, सेम है, तो डी स्क्वायर कर दो, ठीक है, इक्वल टू मूवमेंट एट पॉइंट बी पे निकालूंगा इस लोड का, तो p इंटू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, जो लेंथ क्या है हमारी l दे रखी है, ये क्या क्लियर है कि b पॉइंट पे इस लोड की वजह से जो मूवमेंट आएगा, ये लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, l, तो p इंटू l हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे p इंटू l डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट पे b पॉइंट पे हमारा क्या चाहिए, सेक्शन मॉडुलस। क्या विड्थ और डेप्थ दे रखी है, दोनों दे रखी है, तो हम तुरंत लिख देंगे 1/6 BD स्क्वायर, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या मैं 1/6 से 1/6 चीर दूँ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चीर दूँ, p से p चीर दूँ, bx मुझे निकालना है, तो देखो bx मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, इसको इधर ले गया तो इसको इधर लाया b को, b इंटू x/L, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ जो हमारी विड्थ है वो कैसे वेरी कर रही होगी, लीनियरली वेरी कर रही है x के साथ, और लीनियरली हमने दिखा दिया, देखो वेरी कर रही है। अगर मैं एट x इक्वल टू 0 देखना चाहता हूँ, एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू 0 bx क्या आ गया, 0 आ गया, बहुत अच्छे। एट x इक्वल टू L देखना चाहता हूँ, लो bx क्या आ गया, b के बराबर आ गया, लो वही है ना, देखो b 0, हाँ
कितना क्लियर है? तो इस तरह से हम वेरी कराएंगे तो हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम मिल जाएगी। वेरी इस तरह से कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि ये जो विड्थ हमने मानी है बी, ये कितनी होगी। ये जो बीम है, बीम की जो विड्थ है ये कितनी हम बढ़ाएं, कितनी करते जाएं, हमको क्या पता चल रहा है? तो इसको हम निकालेंगे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, जिसे बोलते हैं डिजाइन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मजा आ रहा है? इधर देखते रहना कि सर हमने एक चीज़ तो क्लियर कर ली कि ये जो बीम है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बना ली। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही यहाँ के बराबर होगी। यहीं के सब जगह मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, 100% सेम होगी। तो इसका मतलब अगर ये कोई मटेरियल है तो इसकी कुछ परमिसिबल स्ट्रेस भी होगी जो बियर कर सकता है। तो हम डिजाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ डिजाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड होगा इसमें वो लेस देन सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए, तभी तो सेफ रहेगी बीम। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बीम तभी सेफ रहेगी और तभी हम पता कर पाएंगे कि कितनी डायमेंशन हमको इसकी मैक्सिमम रखनी है ताकि हमारी बीम क्या रहे? सेफ रहे। इधर देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। क्या इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर फॉर सेफ डिजाइन क्राइटेरिया, फॉर सेफ डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा बी मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड होगा, सिग्मा बी मैक्सिमम क्या इंड्यूस्ड, वो क्या होना चाहिए? लेस देन सिग्मा परमिसिबल होना चाहिए। और परमिसिबल क्या है? ये मटेरियल का होगा कि मटेरियल कितना बेंडिंग स्ट्रेस या फिर कितना स्ट्रेस क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। और ये सिग्मा परमिसिबल क्या होता है? फेलियर पॉइंट के लिए हम यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस मेजर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। कहाँ निकालूँ? कि सर इस पॉइंट की अगर मुझे वैल्यू चाहिए, इस बी पॉइंट पे विड्थ चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा बी मैक्सिमम बता दो किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, और ये होना चाहिए हमारा लेस देन सिग्मा परमिसिबल। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या मैं सिग्मा बी मैक्स बी पे, अभी हमने लिखा था, क्या आ रहा था कि एम मूवमेंट बी पे क्या होता है? पी इंटू एल होता है। डायरेक्ट लिख दे, अभी लिखा है पी इंटू एल, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1/6 बी डी स्क्वायर, यही था। और ये क्या होगी? लेस देन सिग्मा परमिसिबल। कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए बी की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सेफ डिजाइन के लिए। तो क्या मैं इस बी को इधर ले आऊँ? लेस देन इक्वल टू लगा देना, ठीक है। बी को इधर ले गया, 6 को इधर लेके आया, 6PL अपॉन क्या मैं बोल दूँ? ये सिग्मा परमिसिबल चल रहा है इंटू डी स्क्वायर, और ये आ गया हमारा विड्थ। क्या आ गया? विड्थ। इधर देखना, इसका मतलब विड्थ की वैल्यू इससे ज़्यादा और इसके बराबर होनी चाहिए। मैं ये भी लिख सकता हूँ विड्थ मस्ट बी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 6PL अपॉन सिग्मा परमिसिबल इंटू डी स्क्वायर। और अगर इससे कम हो गई तो ये बीम क्या हो जाएगी? फेल कर जाएगी, फेलियर भी हो जाएगा। तो हमको सेफ भी करना है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का भी बनाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो विड्थ की होगी वो इसके बराबर होगी, इससे कम नहीं हो सकती, या तो इससे ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमने केस देख लिया कि अगर मैं बीम की विड्थ को क्या करा रहा हूँ? वेरी करा रहा हूँ, और डेप्थ को क्या रख रहा हूँ? कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम हमने बना ली, और हमने ये भी देख लिया कि मैक्सिमम विड्थ कितनी बढ़ा के ले जाएं, और ये लीनियरली बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो बीम बनेगी ट्रांसवर्स शियर लोड के दौरान यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बन जाएगी। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, केस 2। केस 2 क्या बोलता है कि सर मैं अब डेप्थ को वेरी करूँगा और विड्थ को क्या मानूंगा? कॉन्स्टेंट मानूंगा। इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है। लो, मैंने ये मिटा दिया, और यहाँ से डेप्थ मिटा दिया, विड्थ मिटा दिया, और डेप्थ मिटा दिया, और इनको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके क्या किया? इधर देखिए, इसको सबको मिटा दो। दूसरा केस है, मज़ा आने वाला है कि सर अब मैं डेप्थ को वेरी करा रहा हूँ, बहुत अच्छे, और विड्थ को क्या रख रहा हूँ? कांस्टेंट रख रहा हूँ। और ये बन गया हमारा केस 2। क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब डेप्थ हमारी क्या है? वेरी है, तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी कांस्टेंट जो है, इसको हम विड्थ मान लें। बोलो सर, मज़ा आ गया, क्लियर है। और ये विड्थ है तो ये भी क्या होगी? विड्थ होगी। क्या इतना क्लियर सबको? ठीक है। अब डेप्थ कैसे वेरी कर रही होगी वो चेक करना है। लो, अभी हम चेक करेंगे तब। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कुछ dx होगा कि नहीं होगा? डेप्थ जो होगी, ये क्रॉस सेक्शन पे क्या है? डेप्थ है, dx मान लिया हमने, और ये bx किसके बराबर है? b के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये x क्रॉस सेक्शन पे मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बीम क्या होगी? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो मैं तुरंत लिख दूंगा फॉर बीम
शुड बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ तो क्या होना चाहिए कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, सेम होगी। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ डेप्थ है, अभी हमने पता नहीं क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, डेप्थ होगी बी पॉइंट पे, ठीक है। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊँगा कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से वेरी कराएंगे। अभी मैं बताऊँ कैसे करेगा, वहाँ लीनियरली रिजल्ट आ गया था इसलिए कराया था। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ कैसे आया, ये x = 0 है और यहाँ x = क्या है, l, ठीक है। ये टोटल डेप्थ है d और यहाँ पे कहीं ना कहीं dx होगी, इसको हम मेजर कर लेंगे इस तरह से dx क्रॉस सेक्शन पे। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना कि सर मैं x क्रॉस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ तो हर जगह सेम होगी तभी तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो मैं बी पॉइंट पे चेक कर लूँ कि सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे, तो मैं तुरंत लिख दूंगा mxx बता दो और डिवाइड बाई ZNA बता दो xx क्रॉस सेक्शन पे। इतना क्लियर है। इक्वल टू क्या मैं MB बता दूं, बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट और सेक्शन मॉडुलस बी पॉइंट पे। क्या इतना क्लियर है। देखो mxx तो वही आएगा p × x, अंदाज बता देगा, बहुत अच्छे। डिवाइडेड बाई ZNA xx पे क्या होता है 1/6 bx, b तो क्या कांस्टेंट, डेप्थ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, dx² कर दूँ, बहुत अच्छे। इक्वल टू MB क्या है, p × l हो गया, टोटल लेंथ आ गई ना p × l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 b × d², क्योंकि विड्थ क्या है b और डेप्थ d। अब हमको ये भी पता करना है ये डेप्थ कितनी रखें और ये डेप्थ वेरी कैसे कर रही है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। इधर देखना, b से b को चीर दूँ, बहुत अच्छे, p से p को चीर दूँ, मज़ा आ गया, 1/6 से 1/6 को चीर दिया। मैं यहाँ से dx² निकालना चाहता हूँ। देखो क्या मैं इसको इधर ले गया, dx² लिख सकता हूँ कि ये इधर गया d² x/l। क्या मैं dx की वैल्यू पता कर सकता हूँ, क्या आएगी, d√x/l। हाँ, इसका मतलब स्क्वायर रूट में जा रही है तो इसका कर्व लीनियरली तो होगा नहीं, स्क्वायर रूट में कुछ इस तरह का कर्व होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो पैराबोलिक सा दिखाई देगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। मतलब इस तरह से हमारी डेप्थ वेरी कर रही होगी, इतना तो क्लियर हो गया। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे डेप्थ क्या होगी, 0 होगी 100%। क्यों, यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेप्थ 0, क्योंकि x = चेक कर लो 0, तो डेप्थ क्या आ गई, dx 0 आ गई। हाँ, अगर मैं x = l निकालना चाहता हूँ तो डेप्थ क्या आ जाएगी, dx = d के बराबर आ रही है। देखो रखो x = l, ये कैंसिल आउट, d आ गई। मतलब कहने का ये हुआ कि इस तरह से हमारी डेप्थ वेरी करेगी तभी हमारी जो बीम होगी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की होगी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर इस डेप्थ को मैं कितना रखूं ताकि मेरी बीम भी क्या रहे, सेफ रहे। तो अब सेफ क्राइटेरिया लगा दो, डिज़ाइन क्राइटेरिया लगा दो सेव करने के लिए स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हम इसकी डेप्थ की मैक्सिमम वैल्यू भी पता कर लेंगे जैसा कि हमने विड्थ की पता की थी। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर बीम को सेव करने के लिए, फॉर सेफ डिजाइन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला। फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ बीम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए डेप्थ की, तो यहाँ की मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होनी चाहिए। मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा बी एट पॉइंट बी पे इंड्यूस्ड जो होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम बोल दो, कुछ भी बोल दो, हर जगह सेम है। सिग्मा बी पॉइंट पे निकालो, एक्स पे निकालो, हर जगह क्या है, सेम है। और हमने वो भी निकाल ली है कि एक्स क्रॉस सेक्शन पे डेप्थ क्या होगी, विड्थ भी क्या होगी। तो हम तुरंत बोल देंगे सिग्मा परमिसिबल होगा। बहुत अच्छे, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। क्या मैं सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू किस पे निकाल रहा हूँ, इंड्यूस्ड इस पॉइंट पे निकाल लूँ, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट लिख लेना है, कैसे भी कर लो। सिग्मा बी मैक्स, सिग्मा बी मैक्स एट पॉइंट बी इंड्यूस्ड है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं तो क्या है, सब जानते हैं इस पॉइंट पे। तो अभी हमने निकाला 6PL अपॉन क्या आ रहा था, BD² आ रहा था, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। अभी निकाला सबने, क्या था क्लियर। हमको चाहिए डेप्थ, ये मैक्सिमम वैल्यू डेप्थ की क्या होगी। मैं इस D² को उधर ले जाऊँ, क्या मैं लिख सकता हूँ 6PL अपॉन B इंटू सिग्मा परमिसिबल लिख दूँ।
और लेस देन इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर। मुझे चाहिए डी ग्रेटर देन क्या वो रूट टाइम्स होगा 6PL अपॉन बी इंटू सिग्मा परमिसिबल। और ये क्वेश्चन में पूछता है कि इतनी मैक्सिमम डेप्थ रख सकते हैं या फिर इसके बराबर, इससे कम नहीं कर सकते। इस वैल्यू से जैसे ही डेप्थ कम की तो ये क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। और अगर ये फेल हो गई तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, चूर मूर हो जाएगा सब कुछ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में। इधर देखो एसएससी जेई वाले जितने भी लोग एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या पूछेगा कि मैक्सिमम विड्थ हम कितनी रखें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बीम बनाने के लिए, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ पूछेगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बनाने के लिए, किसको, कैंटिलीवर बीम को ट्रांसवर्स शियर लोड के दौरान। तो ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली देता है। तो ये एसएससी जेई वालों के लिए ये डायरेक्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी, मज़ा आया होगा। और वाकई में अगर मज़ा आए तो अब तो लाइक कर दो। पूरा लेक्चर देख लिया। अगर पूरा लेक्चर जिसने देखा है इसका मतलब मज़ा तो ज़रूर आया होगा, तभी देखा है, नहीं तो कोई देख ही नहीं सकता 1 घंटे का लेक्चर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहो। जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहो। बस उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार चीज़ों को शेयर कर लिया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो करो, ताकि जितने ज़्यादा हमको सब्सक्राइबर मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, मुझे भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, मैं चीज़ों को उतनी स्मूथली पढ़ा पाऊँगा। क्लियर है ना? नहीं, बीच बीच में तो कई बार ऐसा लगता है पढ़ना ही नहीं चाहते तो पढ़ा क्यों रहे। फिर भी कुछ लोगों की वजह से क्या है, मन में ख्याल आ जाता है चलो ठीक है, सब नहीं पढ़ना चाहते, कुछ तो पढ़ना चाहते। बाकी ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे, उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा, इसीलिए मैं शेयर करा रहा हूँ, ताकि ऐसे धीमे धीमे चीज़ें जुड़ेंगी, धीमे धीमे लोग जुड़ेंगे, तो मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर सबको क्या करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। और दूसरी सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर आने वाला है, किसी न किसी सब्जेक्ट का तो अपलोड होगा लेक्चर, ठीक है। मैथमेटिक्स को थोड़ी देर के लिए क्या रखेंगे, विराम रखेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम आने वाले हैं, हमने मेजर जो पोर्शन था मैथमेटिक्स का वो भी कवर कर लिया है। 2 टॉपिक और रहते हैं जो मेजर है, उनको मैं बहुत जल्दी क्या करूँगा, वीडियो तो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा एक साथ ही। टेंशन नहीं लेनी, एक साथ अपलोड कर दूँगा, टेंशन किसी को नहीं लेनी है। आप बस पढ़ाई करते रहो। ये मेरा हेडेक है कि किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट कराना है। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो बस बने रहो, इसी चैनल के साथ जुड़े रहो, बेल आइकन को प्रेस करो जिसने नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आराम से खुशी खुशी अपने नोट्स बनाते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इसी तरह से अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करो, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे। पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, ये एक रहस्य है। बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं, जो भी आएगा पढ़ लेना। नहीं पढ़ने की इच्छा है मत पढ़ना, पढ़ने की अगर इच्छा है तो पढ़ लेना। तो आज के लिए क्या है, टाटा बाय बाय, थैंक यू।